हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश किताब से बनाए हैं। आज की इस वीडियो में आपको उत्तराखंड में जो स्वाधीनता संग्राम चला, उत्तराखंड में जो राज्य आंदोलन चला, कुछ सामाजिक परंपरा से रिलेटेड क्वेश्चन और जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में ज़रूर मैंने ये नोट्स बनाए हैं, लेकिन पूरा रिलेट करते हुए मैं आपको चलूँगा। पूरा रिवीजन आपका यहाँ पर होगा, एक स्टोरी की तरह आपको सुनना है। बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको आज ये समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका भी जवाब पहले मैं दे देता हूं। कल मैंने आपको पूछा था कि जो नेपाल है, नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी। ठीक है, नेपाल को डोटी कहा जाता था और डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़। ठीक है, तो अजमेरगढ़ इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और इनकी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी। केवल एक फ्रेंड ने सही जवाब दिया, किरण भट्ट जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिम विधानसभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो जो अंतरिम विधानसभा बनाई गई थी उत्तराखंड की, उसका नेतृत्व बीजेपी ने किया था। ठीक है, बीजेपी के जो नेता थे नित्यानंद स्वामी, उनको उत्तराखंड का प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अगर आपको प्रश्न बने कि राज्य गठन से पूर्व ये जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें थी, तो विधानसभा की यहाँ पर कुल 22 सीटें थी। ठीक है, कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी। और अगर विधान परिषद पूछेगा तो विधान परिषद की यहाँ पर 9 सीटें थी। लेकिन जब उत्तराखंड का गठन होना था, राज्य की विधानसभा का गठन होना था, इन 9 में से एक व्यक्ति का जो था कार्यकाल समाप्त हो गया, तो यहाँ व्यक्ति बच गए 8। और इन 22 और इन 8 को मिलाकर जो अंतरिम विधानसभा बनाई गई, उसमें कुल विधायकों की संख्या कितनी थी? 30 संख्या थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न है आज का, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। तो देखिए, जो पहले विधानसभा चुनाव हुए ये 14 फरवरी 2002 को हुए थे। आपको डेट सहित याद रखना है। ठीक है, 14 फरवरी 2002 में उत्तराखंड के अंदर पहले विधानसभा चुनाव हुए। और अगर पूछेगा दूसरे, तो ये हुए 21 फरवरी 2007 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसरॉय थे और इनके ऊपर बम फेंकने का निर्णय लिया गया रास बिहारी बोस के नेतृत्व में देहरादून के अंदर 1912 में। ठीक है, देखिए देहरादून में जो एफआरआई है, तो एफआरआई में ये कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। तो प्रश्न बनता है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी देहरादून में एफआरआई में एक कर्मचारी के रूप में काम करते थे? तो रास बिहारी बोस। और देहरादून में ही एक विला है, टैगोर विला, तो वहाँ पर इनकी सारी मीटिंग्स होती थी और वहीं पर इन्होंने ये निर्णय लिया था। हालांकि ये फेल हो गया था उनका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है हमारा, बदिदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे। देखिए, आपने अभी ऊपर पढ़ा कि 1912 में बम फेंकने की योजनाएं बनाई गई और 1912 में ही अल्मोड़ा के अंदर कुमाऊं कांग्रेस का गठन हो गया। और अगले ही साल 1913 में जो अल्मोड़ा अखबार था वो किसके संपादक में आ गया? बदिदत्त पांडे जी के संपादक में आ गया। ठीक है, तो कब बने बदिदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक? 1913 में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता है 1914 में होम रूल लीग आंदोलन चला उत्तराखंड के अंदर और फिर 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में राज्य की ओर से भाग किसने लिया था। तो देखिए, अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में यह आयोजन हुआ और इसमें उत्तराखंड से 2 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। एक थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल और एक थे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, टिहरी को छोड़कर समस्त उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। देखिए, उस समय पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर झंडे फहराए जा रहे थे और उत्तराखंड में टिहरी रियासत को छोड़कर सभी जगह पर 26 जनवरी 1930 को, जैसा कि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को वो क्या मनाएंगे, 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, तो उस दिन उत्तराखंड में भी मनाया गया, लेकिन टिहरी को छोड़कर। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया। देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला राजनीतिक सम्मेलन था ये दुगड्डा में आयोजित किया गया था 1930 के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1930 में ही एक और प्रमुख घटना होती है, वो होता है तिलाड़ी कांड। ठीक है, तो तिलाड़ी कांड भी कब होता है? 30 मई 1930 को ही
होता है। और फिर इसी दौरान जब नमक आंदोलन चलता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो नमक आंदोलन चला गांधी जी का, उसमें भी उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे। ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरवदत्त जोशी थे और खड़क बहादुर भी उसमें शामिल थे। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए है, आपने कमेंट करके बताना है जो ज्योतिराम कांडपाल थे इनका जो पेशा था वो क्या था। ठीक है, गांधी जी के ये शिष्य थे। अगला है, आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाली सैनिकों की संख्या कितनी थी। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अंदर गढ़वाली सैनिकों की जो संख्या थी वो लगभग 2500 के करीब थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई या कब से लागू है। तो उत्तराखंड के अंदर जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है यह 1874 में लागू हुई थी और तब से लेके अभी तक ये राज्य के अंदर लागू है। ठीक है, जो राज्य के अंदर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ज़्यादातर जो पुलिस होती है वो राजस्व पुलिस व्यवस्था ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए उत्तराखंड के अंदर जो राज्य आंदोलन चले, यहाँ से आगे। ठीक है, लेकिन आज़ादी से भी 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, कुछ गोली कांड बनते हैं। जैसे कि आपको पता है 1942 में, अभी हमने जब पढ़ा कि नमक आंदोलन चला, उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 गोली कांड हुए या 3 घटनाएं हुई। एक कांड हुआ देघाट कांड, ठीक है, देघाट में हुआ, जहाँ ये हुआ था 18-19 अगस्त 1942 को। उसके बाद सालम गोलीकांड हुआ 25 अगस्त को और फिर सल्ट गोलीकांड हुआ 5 सितंबर को। तो ये तीनों की आपको डेट याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है, वर्ष 1957 में किसने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था। देखिए 1957 में टी कृष्णचारी जो कि उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के, उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो पहाड़ी इलाका है यूपी का, इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसने सुझाव दिया था? टी कृष्णचारी ने। किसके नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए 1968 में दिल्ली में प्रदर्शन हुए थे। देखिए आज़ादी के बाद से ही अलग राज्य के लिए आंदोलन होने शुरू हो गए थे। 1957 में मानवेंद्र शाह ने भी आंदोलन शुरू कर दिए थे, उन्होंने भी मांग शुरू कर दी थी नए राज्य के लिए। ठीक है, और 1968 में इसके लिए दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुए जिसका नेतृत्व किया ऋषि बल्लभ सुंदरयाल जी ने। ठीक है, 1968 में ये हुआ। उसके बाद फिर आपको पता है यूकेडी का गठन हुआ। हालांकि बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन हम केवल जो मेन बातें हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो 68 में दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुए। उसके बाद 1979 के अंदर यूकेडी का गठन हो गया। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? मसूरी के अंदर। ठीक है, एक और चीज़ आपको यहाँ से अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बीजेपी ने किस वर्ष अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया था। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक बैठक आयोजित हुई थी अल्मोड़ा के अंदर, जिसके अध्यक्ष थे लालकृष्ण आडवाणी 1987 में। और इस बैठक के अंदर बीजेपी ने उत्तराखंड जो नए राज्य की मांग चल रही थी उस मांग को स्वीकार यहाँ पे कर लिया था। और उसके बाद 1991 में, उस समय बीजेपी की सरकार थी यूपी के अंदर, और इन्होंने 1991 में विधानसभा से जो प्रस्ताव था उसको पारित किया और केंद्र के पास भेज दिया। किसने? बीजेपी ने। लेकिन फिर आपको पता है 1992 में बीजेपी की सरकार गिर जाती है और सपा और बसपा की सरकार आती है। फिर से आंदोलन चलते हैं और 1994 में सपा और बसपा की सरकार ने दोबारा से विधानसभा में प्रस्ताव को पारित कराया और फिर केंद्र सरकार के पास भेजा था। ठीक है, तो बीजेपी ने कब भेजा? 91 में, और सपा बसपा ने कब भेजा? 94 में। ठीक है, अगला है, नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल, यह किताब लिखी है गंगादत्त उप्रेती ने और यह किताब 1889 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, आपको नाम याद रखना है। परीक्षा वाणी में भी आपको इस किताब का नाम मिल जाएगा। ठीक है, आगे जाके एंड में कुछ जो कांड हुए थे महत्वपूर्ण कांड, जैसे मसूरी कांड, इनका भी रिवीजन करेंगे, लेकिन आगे चल के करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, कुमाऊं में जनेऊ के लिए कौन सा शब्द प्रचलित है? देखिए कुमाऊं में जनेऊ के लिए व्रतपान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार गढ़वाल में मंगलसूत्र को क्या कहा जाता है? तो गढ़वाल के अंदर मंगलसूत्र को तिमाला या तिमणिया कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है गढ़वाल में तिमाला किसे कहते हैं? मंगलसूत्र को कहते हैं। या फिर कुमाऊं में व्रतपान किसे कहते हैं? तो ये जनेऊ को कहते हैं। ठीक है, अगला है, हंसुली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो जो हंसुली आभूषण है यह गले में पहना जाता है। ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? तो भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था जो भोटिया जनजाति है, क्योंकि ये उस समय तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भोटिया जनजाति में पुरुषों के
ऊनी जूतों को क्या कहा जाता है? तो भोटिया जनजाति के अंदर जो पुरुषों के जो ऊनी जूते होते हैं उनको बांख कहा जाता है, ठीक है। और जो उनका अंगरखा होता है उसको रंगा कहा जाता है। जो उनके पैजामे होते हैं पुरुषों के उनको गेजू या खगचसी कहा जाता है। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं कि गेजू और खगचसी क्या है। तो ये भोटिया जनजाति में पुरुषों के परिधान हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार स्त्रियों के परिधान भी पूछे जा सकते हैं। तो च्यूमाला, च्यूंकला, च्यूपती, बैजू और कंबई, ये सब क्या है? भोटिया जनजाति में जो स्त्रियां होती है उनके ये परिधान है, ठीक है। चलिए अगला है भोटांतिक बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है? यानी कि भोटिया जनजाति के अंदर जो आभूषण होते हैं आभूषणों को क्या कहते हैं? तो आभूषणों को ये साली पुली कहते हैं, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख आभूषण है जैसे कि बलडंग है, यह क्या है? सिक्कों की माला होती है, चांदी के सिक्कों की माला है बलडंग। माला है तो कहाँ पहनी जाएगी? गले में पहनी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार खोंगली, ये भी गले में है। मनसाली, ये भी कहाँ है? ये भी गले में पहना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो खोंगली है इसी को क्या बोला जाता है? हंसुली इसी को बोला जाता है, ठीक है। और हंसुली कहाँ पहना जाता है? हंसुली हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पर हंसुली गले में पहना जाता है, ठीक है। चलिए और कुछ आभूषण है इनके, जैसे सिर के आभूषण हैं बिरावली, छांकरी और पतेली बाली। ये सभी क्या हैं? ये भोटिया जनजाति के सिर में पहनने वाले आभूषण हैं। भोटिया जनजाति में भात को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति में भात को छाकू कहा जाता है। इनके यहाँ जो दाल और साग होता है उसको छामा कहते हैं और रोटी को ये कुटो शब्द से संबोधित करते हैं, ठीक है। शराब को चयक्ति छंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है ब्रूमो, प्रेस, वोमो और बुढ़ानी संस्कार, ये किस में प्रचलित हैं? तो ये सभी संस्कार हैं भोटिया जाति के, ठीक है। भोटिया जनजाति में हैं और भोटिया जनजातियों में एक प्रथा भी आपको पता है प्रचलित है। कौन सी प्रथा है? वहाँ रंग बंग की प्रथा भी इन्हीं में प्रचलित है, जिसको युवा ग्रह भी कहा जाता है। तो युवा ग्रह की प्रथा भी किन में प्रचलित थी? वो भोटिया जनजाति में ही प्रचलित थी, ठीक है। अगला है भोटिया जनजाति में खोए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो देखिए भोटिया जनजाति के अंदर जो पशु खो जाते हैं उनके लिए साईं देवता की पूजा वहाँ पर की जाती है, ठीक है। इनके अलावा जो इनके प्रमुख देवता हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए पशुओं के बारे में अगर बात करें तो घंटाकर्ण देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जनजाति करती है, ठीक है। और सिधवा और विधवा, ये सभी क्या हैं? ये तीनों इनके जो पशु रक्षक माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भोटिया जनजाति होती है यह जो पर्वत शिखर होते हैं उनकी भी ये पूजा करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कौन सी जनजाति पर्वत शिखरों की पूजा करती है? तो वो भोटिया जनजाति ही करती है, ठीक है। विपत्ति में ये किनकी पूजा करते हैं? तो विपत्ति में ये फैला और धूर्मा नामक जो तिब्बती देवी देवता हैं उनकी ये पूजा करते हैं, ठीक है। विपत्ति आने पर भोटिया जनजाति में प्रचलित विवाह की प्रथाएं कौन सी हैं? तो भोटिया जनजाति में जो विवाह की प्रथाएं हैं कौन कौन सी हैं? दो प्रथाएं हैं, तत्सत और दामोला। फ़र्क क्या है? देखिए तत्सत में क्या होता है? बारात में वर भी जाता है, यानी कि जब बारात जाती है कन्या को लेने के लिए तो उनके साथ जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है वो भी जाता है। जबकि दामोला में क्या होता है? वर नहीं जाता, केवल बारात जाती है वहाँ पर और वर के नाम पर वहाँ से कन्या को वो लेकर आते हैं, ठीक है। तो दो प्रथाएँ हैं भोटिया जनजाति में विवाह की प्रचलित। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भोटिया जनजाति में प्रचलित तत्सत और दामोला क्या हैं? तो आपको बताना है यहाँ एक विवाह प्रथाएं हैं, ठीक है। और इनमें कन्या शुल्क प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि जो वधू शुल्क प्रथा है वो इनमें प्रचलित है, जिसमें जब ये कन्या को वहाँ से लेकर आते हैं तो वहाँ पे उसकी जगह पे कुछ ये पैसे वहाँ पे देते हैं, ठीक है। कन्या शुल्क है यानी कि, ठीक है। चलिए अगला है भोटांतिक व्यापारियों के तिब्बत में रहने वाले मध्यस्थ को क्या कहा जाता है? तो जो भोटिया व्यापारी होते थे इनका एक आदमी आप बोल सकते हो जो तिब्बत में ही रहता था, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को ये मितुर शब्द कहते थे, ठीक है। वो तिब्बत का ही निवासी होता था, ठीक है। और जब ये यहाँ से व्यापार करने जाते थे तिब्बत में तो वो व्यक्ति इनका और जो तिब्बत के अन्य लोग हैं उनके बीच मध्यस्थ का कार्य करता था, तो उसको क्या कहा जाता था? मितुर कहा जाता था। और इस जो ये मध्यस्थता है इसको उन्होंने अपना मित्र बनाया है जिसको मितुर कहते हैं। इसको बनाने के लिए जो रस्म की जाती थी सुजली मुजली नामक रस्म की जाती थी। तो प्रश्न बन सकता है सुजली और मुजली नामक रस्म किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। अगला है बुक्सा जनजाति सर्वप्रथम कहाँ आकर बसी थी? तो बुक्सा जनजाति सबसे पहले चंपावत के बनबसा क्षेत्र में आके बसी थी, ठीक है। अगला है मुगल कालीन किस पुस्तक में बुक्सा जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो मुगलों की कौन सी किताब है जिसमें बुक्सा जनजाति के बारे में बताया गया है? तो यह है आईने अकबरी में, ठीक है। और जो बुक्सा जनजाति है यह अपने आप को पंवार राजपूत मानते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक प्रश्न आपके लिए है जो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपका जो प्रश्न है वो ये है कि जो पांडवों के जीवन पर आधारित कौन सा नृत्य है, ठीक है, आपने कमेंट करके ये बताना है। अगर आपने हमारी वीडियो फॉलो करी होगी कल वाली, तो उसमें हमने ये आंसर देखा था कि कौन सा नृत्य है जो पांडवों के जीवन पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने को देवी पूजक मानती है कौन सी जनजाति अपने आप को देवी पूजक मानती है? तो बोक्सा जनजाति अपने आप को देवी पूजा मानते हैं, देवी पूजक मानते हैं। इनकी जो प्रमुख देवी हैं तो वो एक इनकी ग्राम देवी है, ग्राम खेड़ी देवी, और इनके ग्राम देवता भी हैं, ग्राम साकरिया देवता। ये इनके ग्राम देवता हैं। ग्राम देवी इनकी खेड़ी देवी हैं। और अगर पूछेगा कि बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी कौन है, तो काशीपुर में जो चामुंडा देवी हैं ये इनकी सबसे बड़ी देवी हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साकरिया देवता की पूजा कौन करती है? तो बोक्सा जनजाति करती है। ये इनके ग्राम देवता हैं, ठीक है। किस जाति में जादू टोने का अत्यधिक प्रचलन है? तो जादू टोने का जो मैक्सिमम जो प्रचलित है, जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये विद्याएं, ये सब कहाँ प्रचलित हैं? बोक्सा जनजाति में प्रचलित हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो जादू टोना करता है या जो इसके बारे में जानता है, तंत्र मंत्र का जो ज्ञाता होता है, उसको बरारे शब्द उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को बरारे कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि बोक्सा जनजाति में जादू टोना व तंत्र मंत्र के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? बरारे कहा जाता है। अगला है बुक्साओं के प्रमुख त्यौहार। तो बुक्सा लोगों के जो प्रमुख त्यौहार है वो है चैती, ठीक है, चैती मेला या चैती त्यौहार। अगला है यहाँ पर बुक्सा जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा जनजातियों को मुख्यतः 5 उपजातियों में बांटा गया है। जदुवंशी, पंवार, परतजा, राजवंशी और तुनवार, ये इनकी 5 उपजातियाँ हैं या फिर गोत्र हैं, ठीक है। अगला है देहरादून में निवास करती है। तो देहरादून में जो निवास करते हैं बुक्साओं की जाति, उनको मेहर बुक्सा बोला जाता है, ठीक है। इसको महल से मेहर कर देना। तो देहरादून में निवास करने वालों को क्या बोला जाता है? मेहर बुक्सा बोला जाता है। अगला है बिरादरी पंचायत नामक संस्था किसमें होती है? तो जिस प्रकार जौनसारियों में खुमरी नामक संस्था होती है, उसी प्रकार बुक्सा जनजाति में बिरादरी नामक एक संस्था यहाँ पर होती है, पंचायत, ठीक है। पंचायत सदस्य, इनका नाम क्या है? बिरादरी। बुक्सा जनजाति के लोग कल्पित आत्मा को किस रूप में पूजा करते हैं? कल्पित आत्मा के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो ये कल्पित आत्मा के रूप में बुज्जा की पूजा करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है, आपको बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश के जो अगले हमने सीरीज आगे बढ़ाई, 10वां पार्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से रिविज़न हो सके, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हम कुछ जो हमारे कांड हुए उनको रिपीट करेंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद करना है कि जो हमारे जो प्रमुख कांड है वो कौन कौन से हुए थे। देखिए सबसे पहले होता है खटीमा गोली कांड, ठीक है। खटीमा गोली कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को, ठीक है। खटीमा गोली कांड ये हुआ 1 सितंबर 1994 को। उसके बाद इसके विरोध में अगले ही दिन मसूरी गोलीकांड हुआ, ये हुआ 2 सितंबर 1994 को, ठीक है। और ठीक 1 महीने बाद मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जिसको रामपुर तिराहा कांड भी बोला जाता है, वो हुआ आपका 2 अक्टूबर 1994 को। और फिर श्रीयंत्र टापू कांड भी आपको पता है, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हो गए थे, वो हुआ था 10 नवंबर 1995 को। तो आपको ऐसे इनको याद भी रखना है कौन कौन से कांड हुए थे, क्योंकि कन्फ्यूजिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज़ आपको इनके जो शहीद हुए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। जैसे मसूरी गोलीकांड के अंदर बेलमती चौहान और हंसा धनाई ये दोनों शहीद हो गए थे, ठीक है। जो प्रमुख हैं उनको आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, ठीक है। हालांकि और भी शहीद हुए थे, उनमें बलवीर सिंह नेगी भी थे, उमा शंकर त्रिपाठी भी थे, वो सब किस में शहीद हुए थे? मसूरी गोलीकांड में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक और प्रश्न आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि ये सामाजिक परंपरा से रिलेटेड है कि चैत्र मास में जो कन्याओं के यहाँ जो अपने बेटियाँ होती है उनके यहाँ कलेऊ जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है भिटोली, ठीक है। तो भिटोली क्या होता है? भिटोली एक प्रथा है जिसमें शादी के बाद जो विवाहित कन्या होती है उसके मायके की तरफ से उसके लिए चैत्र के महीने में क्या जाता है? कलेऊ जाता है, उसी को कहा जाता है भिटोली, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे आज के, तो कमेंट कीजिए कि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारा जो नया चैनल है जीके ट्रैकर 2.0 उसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं वहां पर जो हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले किस टॉपिक की सीरीज शुरू की जाए? इतिहास की, भूगोल की, राज व्यवस्था की, अर्थशास्त्र की? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।